गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में हम इनकम मेथड का न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड आउटपुट मेथड। इनकम मेथड से करना है और आउटपुट मेथड मींस वैल्यू एडिड मेथड से करना है। देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और फिर अदर सेक्टर, फिर रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर, रॉ मटेरियल अदर सेक्टर, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, depreciation, indirect taxes, subsidies, mixed income, compensation of employees, rent, interest, profit, ये सब गिवन है। अब हमें क्वेश्चन करना है पहले वैल्यू एडिड मेथड से, सॉरी इनकम मेथड से कर देते हैं। पहले इनकम मेथड से कर देते हैं। तो इनकम मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो इनकम मेथड में क्या होता है, COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू NDPFC। अब इसको डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए NNPFC बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए प्लस NFIA। ये इसका फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें आती हैं COE में, वेजेस एंड सैलरीज, दूसरा पेमेंट इन काइंड, तीसरा बताया था सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, ये तो इसमें आ जाता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और उसके बाद मिक्स्ड इनकम, और ये तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो NDPFC हो जाता है। अब यहां COE में क्या दे रखा है, अगर वेजेस सैलरी दे रखा है तो वो लिखेंगे, अगर डायरेक्ट COE दे रखा है तो डायरेक्ट COE देखेंगे। इसमें देखेंगे COE यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट दे रखा है 170। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला इस तरह से लिख दें जिससे कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने की संभावना ही नहीं रहती, बिल्कुल एरर प्रूफ। तो यहां पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखेंगे 170 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आता है 40 प्लस 30 प्लस 25, तीनों चाहे आप एक ब्रैकेट में लिख के ऐड कर सकते हैं। ये आ गया OS में ये तीनों हो गए, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया। उसके बाद मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम भी दी हुई है 200, किसी में नहीं दी होती तो उसे 0 मान के चलें। अब ये सब ऐड करके NDPFC बन जाएगा। NDPFC कितना बन जाएगा, 5 465 ऐड कर लो, NDPFC। अब NDPFC में NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब नेट निकालने के लिए NFIA
नेट निकालने के लिए क्या होता है कि फ्रॉम एब्रॉड, देखो दो चीज इसमें दी हुई हैं, फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब एब्रॉड है, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि आया कितना 10 और गया कितना 15। तो क्या करेंगे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड कर देंगे, प्लस आया कितना 10 गया कितना 15। इट मींस क्या हो गया -5। ये आप समझ रहे होंगे कि ये -5, इनका टोटल -10 प्लस के 10 है और माइनस का 15 है, यानी कि 15 पेड कर दिया हमने 15 और हमारा अदर कंट्रीज से आया था 10, तो 10 करोड़, तो हमारा क्या हो गया -5 बच गया, यानी कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो -5 हो गया। तो अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 400, तो ये NNPFC बन जाएगा 460। तो NNPFC हमें कैलकुलेट करना था, यानी कि नेशनल इनकम। NNPFC का मतलब है नेशनल इनकम, तो इसको क्या बोलते हैं नेशनल इनकम। अभी समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है 170 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में ये तीनों जोड़ दिए हमने 40 प्लस 30 प्लस 25 और मिक्स्ड इनकम 200 गिवन है। तीनों चीज ऐड करके हो गया 465। इसमें से ये 465 क्या बन गया, ये बन गया NDPFC 465 और इसमें से हमने NFIA माइनस कर दिया, -5 क्या था ये प्लस कर दिया, मतलब प्लस करना होता है, लेकिन -5 है, ये प्लस एक माइनस माइनस हो गया, तो 65 में से 5 माइनस हो गया 60 बच गया, 460 नेशनल इनकम आ गई। और इसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसको वैल्यू एडेड मेथड से। अब वैल्यू एडेड मेथड में GVAMP ऑफ प्राइमरी सेक्टर, GVAMP ऑफ प्राइमरी सेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है 1000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है इसका, यानी कि रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, इस पर खर्च किया गया रॉ मटेरियल पर 500, तो इक्वल टू कितना हो गया 500। ये आ गया GVAMP ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इसी तरह से GVAMP ऑफ अदर सेक्टर, अदर सेक्टर के लिए भी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट अदर सेक्टर की भी दे रखी है 400 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी इनका दे रखा है कि रॉ मटेरियल ऑफ अदर सेक्टर 300 इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया GVAMP ऑफ अदर सेक्टर। अब GDPMP इज इक्वल टू GVAMP ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस GVAMP ऑफ अदर सेक्टर, दोनों को जोड़ देंगे 500 प्लस 100 इज इक्वल टू 600 करोड़। ये हो गया GDPMP। अब हमें NNPFC तक पहुंचना है, बिल्कुल सिंपल आप समझ लीजिए।
जीडीपी एमपी से। अब ये डेप, इसको माइनस डेप कर देते हैं, माइनस डेप करेंगे तो एनडीपी एमपी बन जाएगा। एनडीपी एमपी बन जाएगा माइनस डेप करके। डेप कितना दे रखा है तो माइनस कर दो डेप को, डेप्रिसिएशन 55 माइनस करा इसमें से तो 545 रह गया। ये हो गया एनडीपी एमपी। अब इसमें से एमपी हटाओ, एनडीपी एफसी हो जाएगा। एमपी हटाने के लिए हमें माइनस एनआईटी करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, और एनआईटी इक्वल टू क्या होता है, एनआईटी इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 100 माइनस सब्सिडीज कितनी दे रखी है, इनडायरेक्ट टैक्स 100 और सब्सिडी 20, तो ये एनआईटी हो जाएगा। इट मींस 80 को हमने माइनस कर दिया एनआईटी के रूप में। 5 465। अब इसमें फिर एनएफआईए, अब इसमें डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, डोमेस्टिक हटाना है, एनएनपीएफसी तो माइनस एनएफआईए। एनएफआईए वही अभी पहले काउंट करा था कि -5 है, क्योंकि फ्रॉम एब्रॉड में से टू एब्रॉड को हटा देना है। क्या था, फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10 है, टू एब्रॉड यानी कि गया 15 तो -5 हो गया, यहां -5 तो क्या है 460। ये भी हम पहले भी आंसर दिया आया था 460। तो ये नेट एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम, इसकी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम हमारी 460 आ गई दोनों मेथड से। अब चलिए एक इनकम मेथड का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम नेशनल इनकम का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें केवल वो आइटम्स लेनी होती हैं जो हमारे फॉर्मूले में हैं, जो हमें नीड है। उसमें बहुत सारी आइटम्स कभी एक्स्ट्रा भी लिखी होती हैं जिन्हें हमें नहीं लेना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना फॉर्मूला तो कंफर्म होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, और उसी के बेस पर हम आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है नेशनल इनकम मेथड से। कभी कभी ऐसा होता है कि इनकम मेथड से लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली क्वेश्चन लिखा होता है फाइंड आउट नेशनल इनकम या फाइंड आउट जीएनपी एमपी या कुछ और भी लिखा हो सकता है। तो बस आपको ये देखना होता है कि जैसे वेजेज एंड सैलरी है, इंटरेस्ट है और डिविडेंड है या इस तरह के आइटम्स हैं तो इनकम मेथड से होगा, और अगर एक्सपेंडिचर मेथड्स वाले आइटम हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड से होगा। वैल्यू एडिड मेथड के आइटम्स हैं तो जैसे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वो चीजें दी हैं तो फिर वैल्यू एडिड मेथड से होगा, वो आपको देखना होता है। तो यहाँ इनकम मेथड से हमें बताया गया है इनकम मेथड से करना है क्वेश्चन। तो इसमें ये आइटम्स लिखी हुई हैं जो मैं एक बार पढ़ के और आपको सुना देता हूँ। रेंट है 200, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड 10, नेशनल डेट इंटरेस्ट 15, वेजेज एंड सैलरीज 700, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट 10, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 20,
कॉर्पोरेशन टैक्स 30, इंटरेस्ट 150, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स 100, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 250, नेट करेंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 5 और डिविडेंड 50। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1240 आना चाहिए, यानी 1240 आना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले देखिए, जब क्वेश्चन करते हैं तो वहां बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में हमारे पास आंसर नहीं होता। सपोज यहाँ हमने बुक में से आंसर लिख लिया, आंसर गलत है तो हम समझ जाएंगे, हमें दोबारा से उसे देखना है क्वेश्चन को। लेकिन क्या है, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारा जो फॉर्मूला है वो। और ये तब होता है जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा करेंगे, तो फिर हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, हमें अपने आप लगेगा कि हमारा आंसर सही है। तो अब यहाँ इनकम मेथड का सेम फॉर्मूला सब में एक सही होता है, उसके लिए अलग अलग बदलता नहीं है। अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं ये नेशनल इनकम को, तो अभी ये लग रहा होगा आपको, पता नहीं कौन कौन सी चीजें कहाँ आ रही हैं, कहाँ क्या ऐड हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। अगर ज्यादा करेंगे तो फिर करते रहेंगे तो फिर सब नॉर्मल लगेगा। अब यहाँ फॉर्मूला है COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो COE में क्या क्या चीजें आती हैं मैंने आपको बताया था, फिर एक बार बता देता हूं। वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, 3 चीजें इसमें आती हैं। तो वेजेज एंड सैलरी इसमें दिया है 700, यहां लिख लेंगे, प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है 100, बाय एम्प्लॉयर्स लिखा है, यहां भी ध्यान रखना है। एम्प्लॉइज भी लिखा होता है कहीं, एम्प्लॉइज लिखा हुआ है तो जो वर्कर्स हैं उनके लिए लिखा, वर्कर्स के द्वारा नहीं, एम्प्लॉयर्स यानी कि जो ओनर्स हैं उनके द्वारा जो सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन किया गया है अपने वर्कर्स के लिए, तो उसे हम ऐड करते हैं। वो नहीं कि जो एम्प्लॉइज करते हैं अपनी तरफ से अपने लिए, वो नहीं। तो यहाँ बाय एम्प्लॉयर्स है 100, तो इससे 100 इक्वल टू 800 हो गया। COE, उसके 2 ही आइटम है COE की, प्लस OS, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। अब यहां रेंट दिया है 200 प्लस इंटरेस्ट दिया है 150 प्लस प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं, और प्रॉफिट को 3 पार्ट में स्प्लिट किया जाता है। एक होता है डिविडेंड, दूसरा होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, और तीसरा होता है कॉर्पोरेट सेविंग, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह देते हैं, या हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोल देते हैं। तो यहां डिविडेंड दिया हुआ है 50 प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स दिया हुआ है 30 प्लस, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि कॉर्पोरेट सेविंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी 20 दिया है। अब हमारा ये OS पूरा हो गया, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के 3 पार्ट। तो इजिकल टू कितना हो गया ये 200, 350, 400, 450। अब है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम हमें कुछ दी नहीं है तो 0 मान के चलिए, 0, मिक्स्ड इनकम 0। तो अब ये टोटल हो गया
क्या बन जाता है इसका, COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम तीनों मिलाकर के बन जाता है NDPFC। NDPFC हो गया 1250। अब NDPFC से हमें निकालना है NNPFC। यहां D का N बनाना है, कहने का मतलब डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है। NNPFC जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। NNPFC बनाने के लिए डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए NFIA प्लस करना होता है, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड है, विदेशों से यानी कि एब्रोड से या विदेशों से हमारे देश में आ रहा है तो उसे तो ऐड करेंगे। और नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है, यानी कि एब्रोड को या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को या विदेशों को जा रहा है, यानी कि जा रही है इनकम, तो उसे माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या है, टू एब्रोड है, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है 10, वैल्यू है 10 तो माइनस कर देंगे, तो -10 इज इक्वल टू, ये हो गया NNPFC इज इक्वल टू 1240। तो ये आंसर था 1240 आंसर आ गया। अब ये बहुत इजी लगा हमें करने में, क्यों, क्योंकि हमें कंफर्म था, सपोज आपको कंफर्म होता है ये फॉर्मूला, उसमें आप केवल सिलेक्टेड आइटम्स को लिखते हैं और फालतू की जितनी भी आइटम्स हैं हमने छोड़ दी, उनको देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं थी उनकी। हमें जितनी नीड थी केवल हमें वो आइटम हमने दी, तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको भी इन्हें समझना है, फॉर्मूले को याद करना है। सबसे पहले फॉर्मूले को कई बार प्रैक्टिस करें और फॉर्मूले को याद करें, उसके कंपोनेंट्स याद करें, बस क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा।